रिड्यूस करना चाह रहे हैं और आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, हम लोग स्ट्रेटजीज़ को पहले अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉक कर ली, जॉगिंग कर ली, रनिंग कर ली, ठीक, उन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं। फिर जब वो स्ट्रेटजीज़ फॉलो करने के बाद वेट थोड़ा रिड्यूस होता है, फिर हम वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में आते हैं, फिर वापस बढ़ जाता है वेट। ठीक, कंसेक्यूटिवली जब वेट बढ़ता रहता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है, इंसान थक के सारे स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करना छोड़ देता है। इसलिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको समझना है कि आपका वेट बार बार क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, क्यों बढ़ रहा है। आपको अपने वो फैक्टर्स देखने हैं और उन फैक्टर्स पर काम करना है। सबसे पहले उन फैक्टर्स पर जब हम काम करेंगे तो फिर आपका वेट रिड्यूस भी होगा और मैनेज रहेगा, प्लस मेंटेन रहेगा, जिसकी हर एक ख्वाहिश होती है कि वो स्लिम एंड स्मार्ट रहे। उसको समझने के लिए हमें अपने सारे जितने भी स्टिमुलेंट्स या जितने भी फैक्टर्स जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट हो रहे होते हैं उन्हें हमें देखना है। फॉर एग्जांपल हमारी स्लीप कैसी है, हमारी डाइट कैसी है, एक्टिविटी कैसी है। एक्टिविटी के साथ साथ हमें देखना है हमारा स्ट्रेस लेवल कैसा है। हमारे स्ट्रेस लेवल के बाद हमें देखना है कि हमारी जो होम्योस्टेसिस है वो कैसी है, मीन्स हमारे हार्मोन्स लेवल में हैं, थायराइड हार्मोन्स का कोई इशू तो नहीं है, कंजेनाइटल कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि फैमिली में ही ये हार्मोनल इशू रन करता आ रहा है। ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है, फिर उसके बाद स्ट्रेटजीज़ की तरफ जाना है। अगर हम देखें, जब भी वेट की हम बात करते हैं, इसकी कुछ कैटेगरीज हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्लासीफाई किया हुआ है, अंडर वेट, नॉर्मल, ओवर वेट। फिर ओवर वेट के आगे 3 से 4 क्लासेज हैं, ओबीज क्लास 1, 2 एंड 3। अंडर वेट के लिए जब हम क्लासीफाई करते हैं तो बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18.5 से नीचे होना चाहिए किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि बीएमआई जब हम निकालते हैं तो बीएमआई वेट डिवाइडेड बाय हाइट, जब हम वेट इन किलोग्राम और हाइट हम सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लेते हैं, फिर उसमें हमें पता चलता है हमारा बीएमआई कैसा है। जो लोग अंडर वेट हैं, जो अपने बीएमआई के हिसाब से कम है जिनका, उनमें रिस्क ऑफ कोमॉर्बिडिटीज मीन उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अंडर वेट होना, लोग कहते हैं मेरा वेट कम है, प्रॉब्लम्स कम होगी, बट अंडर वेट होना भी एक प्रॉब्लम है। बिकॉज इसकी वजह से बॉडी पर जो बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, उन पर कम वेट आता है। वेट कम आने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, बोन्स की वीकनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ना अंडर वेट रहा जाए ना ओवर वेट रहा जाए, एक मॉडरेट नॉर्मल अमाउंट में जो नॉर्मल रेंजेस हैं वेट की उनको मेंटेन रखा जाए। सेकेंडली, नॉर्मल जो रेंज है 18.5 टू 24.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये नॉर्मल बीएमआई है। प्लस माइनस हो सकता है 17 और 25, लोअर 17 और अपर 25 तक भी। अब नॉर्मल रेंज की कोमॉर्बिडिटीज तब होती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन आपका फंक्शनल स्टेटस कैसा है। एक अगर लेबर है, उसका वेट नॉर्मल है, तो उसमें नॉर्मल वेट की वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी, मगर उसके साथ जो फिजिकल जो स्ट्रेस या जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उसकी बॉडी पर इफेक्ट कर रहे हैं, एक लेबर है उस पर स्ट्रेस है, वेट शिफ्टिंग है, लोडिंग है, ये सब चीज़ें फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। बहुत लीस्ट कोमॉर्बिडिटीज होने की चांसेस हैं, बट होती हैं फिर भी। फिर ओवरवेट की हम बात करते हैं, यहाँ से नॉर्मल से ओवरवेट की तरफ जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं 25 टू 29.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हमें बीएमआई मिल रहा होता है। अब इसमें ओवरवेट होने की माइल्ड कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स कम हैं। कम क्या क्या हो सकती हैं, जैसे आपकी बॉडी में स्टिफनेस आपको मिल सकती है ओवरलोडिंग की वजह से, मसल्स में पेन, बोन्स में पेन, जॉइंट्स में पेन, और उसके अलावा आपकी जो ब्लड थिकनेस है बहुत माइल्ड ना होने के बराबर होती है। कोलेस्ट्रॉल बहुत माइल्ड फ्लक्चुएट करता है या नहीं करता। आपका जो बाकी सिस्टम्स हैं वो भी थोड़े थोड़े, जैसे हार्ट को एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती है, आपकी जो पल्मोनरी कार्डियोपल्मोनरी कंप्लायंस है वो कम हो जाता है ओवरवेट होने की वजह से। आप ज़्यादा रनिंग नहीं कर पाते, जॉगिंग नहीं कर पाते। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका लाइफस्टाइल सीडेंट्री है या एक्टिव लाइफस्टाइल है आपका। अब ओवरवेट को जब हम देखते हैं, इसमें माइल्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, वहीं से ही हमें इसे शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है, रिवर्स करना चाहिए, ताकि नॉर्मल की तरफ आए, आगे की प्रॉब्लम्स ना पड़ें। जब ओबीस की तरफ जाते हैं, मोर देन 30 बीएमआई अगर मिलता है, तो उसमें फिर हमें ये कहते हैं कि अब इसकी ओबिसिटी स्टार्ट हो गई है, या उसका जो मोटापा है वो शुरू हो चुका है। अब इसमें कोमॉर्बिडिटीज़ या प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती रहती हैं आहिस्ता आहिस्ता। ऑर्थोपेडिक इश्यूज़,
मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज, न्यूरोमस्कुलर, कार्डियोपल्मोनरी, ये सारे इश्यूज मिलते हैं। इवन के जेनेटिक यूरिनरी इश्यूज भी मिल रहे होते हैं, किडनीज के इशू मिल रहे होते हैं, बिकॉज जितनी ओबेसिटी ज़्यादा होगी उतनी एक्टिविटी कम। ठीक है, जितनी एक्टिविटी कम होगी फिर लोडिंग डेफिनेटली तमाम सिस्टम्स पर ही नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही होती है। अब ओबेसिटी को हम तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लास 1, 2 एंड 3। क्लास 1 की 30 to 34.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इसका BMI होता है। क्लास 2 का 35 to 39 एंड क्लास 3 अबव 40। अब क्लास 1, 2, 3, अब इनकी जो रिस्क्स हैं प्रॉब्लम होने के, बीमारी होने के, या उसके जो कोमोबिडिटीज़ हैं उनके, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। अब रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, ऑर्थोपेडिक इश्यूज, जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन, स्पाइनल पेन, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, और उसके अलावा साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एक ओबेसिटी अगर किसी को है, साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट कर रहा होता है, बिकॉज वो सराउंडिंग में जब देखता है बाकियों को और अपने आप को कंपैरिजन में जब लाता है, तो फिर साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ये हिट हो रहा होता है पेशेंट या कोई भी इंडिविजुअल है। मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, क्लास 2, 3 में मीन कार्डियोपल्मोनरी जो शॉक हैं या न्यूरोजेनिक शॉक हैं। डेफिनेटली जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा बॉडी में, उसमें दो तरह का कोलेस्ट्रॉल, एक तो ब्लड के अंदर का कोलेस्ट्रॉल, फैट्स या चर्बी, वो बढ़ती है। दूसरा जो सबक्यूटेनियस फैट है वो बढ़ता है। अब जब दो तरह के फैट्स बढ़ गए, अब ब्लड का जब हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, अब बॉडी BMI के लिए क्या करते हैं? ठीक है, अगर वो सबक्यूटेनियसली फैट बढ़ रहा है, ब्लड का फैट तो बढ़ गया, उसका हमने टेस्ट करा लिया लिपिड प्रोफाइल। अब बॉडी में कहीं पे भी फैट बढ़ रहा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसकी मेजरमेंट्स होती हैं लीस्ट इनएक्टिव एरियाज पर। जो एरियाज इनएक्टिव होते हैं वहाँ पर फैट्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे नेक है, लेटरल साइड पे, पोस्टीरियरली पीछे, जो लोग ऊपर कम देखते हैं, बैक साइड पे उनके जमा होने लगता है, और मिड थोरैक्स में जमा होने लगता है। ठीक है, अराउंड द ग्लूटल रीजन, वेस्ट, टमी, एब्डोमिनल एरियाज, ये जो सबसे कम एक्टिव एरियाज होते हैं उनमें फैट्स जमा होना शुरू हो जाता है, जो लीस्ट एक्टिव एरियाज होते हैं। इसको फिर हम मेजर करते हैं क्लिपर से, फिर हम उसकी रीडिंग्स ले रहे होते हैं कि इधर वो कितना सेंटीमीटर है। अब ये सब चीज़ें दो तरह से हमने मेजर कर ली कि ब्लड का फैट्स और जो बाकी सबक्यूटेनियस फैट, इनको जब मेजर किया फिर हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि पेशेंट इधर वो मॉडरेट, सीवियर या वेरी सीवियर कंडीशन में है या नहीं है, हाइपरटेंसिव है या नहीं है, हाइपरग्लाइसीमिक है या नहीं है, कार्डियोवास्कुलर एनोमलीज या प्रॉब्लम्स उसके साथ हैं या नहीं, ये सब हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसका प्लान बनाते हैं पूरा। ठीक, इसके साथ साथ सबसे पहली चीज़, अब मैं आ रहा हूँ वेट रिडक्शन के प्रोटोकॉल्स की तरफ, कि आपको अगर ये सारी ओबेसिटी के लेवल्स हैं, बेशक आप ओबीज ओवरवेट 30 तक भी हैं, BMI आपका 30 भी है, फिर भी इसको रिवर्स करने की कोशिश करें, बिकॉज जितना आप अपनी नॉर्मल रेंज में अपने BMI को रखेंगे उतना आप हेल्दी परफॉर्म कर पाएंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको फॉलो करनी है। जैसे अगर स्मोकर हैं, स्मोकिंग छोड़नी है आपको, एक चीज़ ये, आपने अपनी स्लीप प्रॉपर करनी है। स्लीप प्रॉपर कैसे करनी है? ये नहीं कि रात को 3 बजे सोए, सुबह दिन में 3 बजे जागे, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपरली नाइट स्लीप लेनी है, 8 से 9, 10 बजे, हार्डली इससे ज़्यादा मत जागे, नींद अपनी पूरी करें। नेक्स्ट चीज़ जो है, अपने फ्लूइड का इंटेक वो बेहतर रखें। फ्लूइड इंटेक जितना बेहतर रहेगा, आपके वाइटल्स, आपका ब्लड प्रेशर उतना मैनेज रहेगा। जितना ब्लड प्रेशर मैनेज रहेगा, आप उतना ज़्यादा अपना आउटपुट या एफिकेसी के साथ अपने फंक्शनल जो टास्क हैं उनको परफॉर्म कर पाएंगे। लिक्विड इंटेक बहुत अच्छा रखें, तो क्रैम्प्स ना आए आपको, क्योंकि बीइंग ओवरवेट थोड़ा सा भी वॉक करेंगे, थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा लोडिंग हो गई, जैसे सीढ़ी उतरते हुए भी अगर थोड़ा सा पाँव स्लाइड करके नेक्स्ट स्टेप पर भी आ गया, तो आपको हैमस्ट्रिंग पे या लो बैक पे थ्रस्ट आता है और उसमें क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं। आपको अपने आप को क्रैम्प से भी बचाना है, ताकि आपकी एक्टिविटी हिंडर ना हो। जो बेड बाउंड लोग, अक्सर यही होता है कि सीढ़ी से उतरते चढ़ते हुए ट्विस्ट हुआ, लम्बैगो हुआ कमर में, या नी ट्विस्ट हुआ, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई, बेडरिडन, 3 वीक्स का रेस्ट, 2 वीक्स का रेस्ट, उसमें वेट और बढ़ जाता है। इसीलिए हमें अपने फ्लूइड इंटेक को बहुत मेंटेन रखना है। फ्लूइड इंटेक से ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा, शुगर भी मेंटेन रहेगा, तमाम सिस्टम्स आपके बेहतर रहेंगे।
फ्लूइड इनटेक के बाद फिर उसके बाद बात आती है आपका खाना पीना कैसा है। आपने अपने आप अपनी जो मील्स हैं उसको डिवाइड कर लें 3 to 4 बाउट्स में, 5 बाउट्स में, जितना इजीली हो सके उनको बाउट्स में डिवाइड करें। बाउट्स में डिवाइड करने का फ़ायदा ये होगा, जितना कम आप एक टाइम में खाएंगे उतना ही वो जल्दी डाइजेस्ट होगा और आपको वो एनर्जी देगा और फिर वो यूज़ होके वेस्ट होके निकल जाएगा। आप एक साथ अगर आप 2 टाइम का खाना एक वक्त में खा रहे टमी फुल करके, उसमें आपके स्टमक की इतनी एफिकेसी नहीं होती कि वो कंप्लीटली उस फूड को ब्रेक डाउन करके उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन की तरफ भेज दे। ठीक है, इसलिए हमें अपने मील्स को डिवाइड करना है छोटे छोटे बाउट्स में। फाइबर्स ज़्यादा लेने हैं, सब्ज़ी, दालें, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, और इस तरह की जो ग्रीन लीफी जो भी प्लांट्स हैं या वेजिटेबल्स जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे रूटीन में, वो ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो। फाइबर ज़्यादा होने का मकसद ये है, अक्सर डॉक्टर्स भी कहते हैं फाइबर्स आप लें, फाइबर्स लें। आप फाइबर्स क्यों लें, इसकी वजह क्या है? फाइबर्स क्योंकि प्राइमरी सोर्स इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हम जब लेते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, जो हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होने की वजह से जो हम काम करेंगे वो उसमें एनर्जी दे के वेस्ट हो जाएंगे, यूज़ हो जाएंगे। ठीक, प्रोटीन या फैट्स सेकेंडरी सोर्स होता है, जब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स या जो हम मीठी चीज़ें खाते हैं, या जो ऐसी अंडरग्राउंड चीज़ें हैं जैसे पोटैटो है जो ज़मीन के अंदर उगती हैं, उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स या एनर्जी मिलती है, जो हमारा प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स के लिए हम जो जो चीज़ें खाते हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो प्राइमरी सोर्स में आके यूज़ होके वेस्ट हो जाए। ये नहीं कि हम प्रोटीन ले रहे हैं, वो स्टोर हो रहा है, फिर वो प्रोटीन जो है वो आपके मसल मास को बढ़ाएगा, आपकी ओबेसिटी की तरफ आपको लेके जाएगा। ठीक, अब ये चीज़ें हैं। अब प्रोटीन आपने, फिर इसको हम मील्स को जब हम डिवाइड कर लेते हैं, अब सुबह का रख लें, 12 बजे का रख लें, 4 बजे का रख लें, 7 बजे का रख लें, या अपने हिसाब से रख लें। हाँ, रात को 7 बजे से 8 बजे के बाद कुछ मत खाइए, क्योंकि उसके बाद फिर डाइजेशन, रेट ऑफ डाइजेशन वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपना इनपुट कम नहीं करेंगे या चेंज नहीं करेंगे, आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा। अक्सर आजकल देखते हैं कि खाना पीना कुछ भी हो रहा है, वॉक पे जा रहे हैं, जॉगिंग पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, वेट कम नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है, जो डाइटरी पैटर्न्स हैं उनका चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक डाइट आप चेंज नहीं करेंगे, आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा। टाइमली होगा फिर वापस बढ़ जाएगा, टाइमली होगा फिर वापस बढ़ जाएगा, फिर रेड से येलो फैट्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं स्टोर्ड एनर्जी, फिर उसको फिर डाइजेस्ट करने के लिए भी हाई एरोबिक्स करनी पड़ती है। ठीक, वो खैर अलग सी चीज़ है, वो मैं नेक्स्ट डिस्क्राइब करूँगा उसको। डाइट आपने अपनी चेंज कर ली। सुबह के ब्रेकफास्ट में आपने क्या करना है, आपने कोशिश करें 2 से 3 गिलास कोई भी लिक्विड, पानी, फ्रेश जूस, एक फ्रूट कोई सा भी, बॉयल एग लेना चाहें ले लें। प्रोटीन अगर कुछ लेना है आप मॉर्निंग में ले लें, ताकि वो शाम तक आपकी एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाए, शाम तक एनर्जी सोर्स में वो यूज़ हो जाए। प्रोटीन कोई सा भी ले लें। ठीक, ब्रेड आप ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। ठीक है, जो फ्राइड एग है उसको मत लें, पराठा ना लें। ठीक है, कोई भी ऑयली चीज़ ना लें जो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए थोड़ा हैवी हो जाता है। फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हाई एरोबिक एक्सरसाइज चाहिए होती है, मींस जॉगिंग और रनिंग। आप जॉगिंग रनिंग अगर करते हैं शौक से खाएं ताकि वो डाइजेस्ट हो, बट अगर जॉगिंग रनिंग नहीं है, वॉक भी कर रहे हैं, फिर भी इसको कम करें या ना खाएं, ताकि फैट्स स्टोर ना हो। एक चीज़ है कि आपने फैट्स का इंटेक कम करना है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, क्योंकि अक्सर रूटीन यही है कि पराठा, तला हुआ अंडा, ठीक, और जो बाहर के चने, छोले, निहारी, पाए, इस तरह की चीज़ें नाश्ते में खाई जाती हैं। कोशिश करें अवॉइड करें। फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स का यूज़ करें, बीन्स आप नाश्ते में ले सकते हैं, योगर्ट लें, दूध लें, ये सब चीज़ें। मल्टीविटामिन लेना चाहें, बेस्ट टाइम होता है सुबह का, एक CC1000 अगर आप अंडरवेट हैं, ठीक, ओबीज भी हैं, लाजमी लें, ताकि आपकी बोन्स, आपके मसल्स बेहतर रहें। रिस्क ऑफ फॉल बहुत ज़्यादा होता है ओबेसिटी में, उसकी वजह से कंप्रेशन फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा होता है स्पाइन पे। ये वाइटामिन्स लिया करें ताकि आपकी बॉडी बूस्ट अप रहे। ठीक, वाइटामिन्स लेने के साथ साथ
ब्रेकफास्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स का अपना ध्यान रखें, पानी 2 से 3 गिलास। अब जब एक मील से दूसरे मील में शिफ्ट हो रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया, आप 20 to 30 मिनट्स 40 मिनट्स तक आप बैठें या जनरल जो घर के आपके बेसिक काम हैं वो आप करें, ठीक। उस दौरान आप पानी पीते रहिए नेक्स्ट मील तक, 1 गिलास, आधा गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना हो सके, ठीक है, वो आप पीते रहें। फिर जब नेक्स्ट आपका मील आएगा उसमें आप लें कुछ भी, फैट्स के अलावा आप कुछ भी आप लें, ठीक। सुबह का और दिन के खाने में फैट्स के अलावा कुछ भी लें, प्रोटीन ले लें, कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, बीन्स लें, वेजिटेबल्स लें, राइस ले लें, मसला नहीं। फिर जब दूसरे से तीसरे मील, तीसरे से शाम का फिर स्नैक्स ले लें, ठीक। स्नैक्स अगर चाय पीने के बहुत शौकीन हैं, कोशिश करें शुगर ना लें, ठीक। आप जो है वो ब्राउन शुगर का यूज़ करें, ठीक, और कम से कम। जैसे और एक चीज़ ये कि जब भी अगर चाय यूज़ करते हैं, कोशिश करें कि आप जब भी उसमें शुगर इनटेक अगर कर रहे हैं, घर वालों को भी दे रहे हैं, तो उसको विदाउट शुगर पकाएं और फिर अलग से चीनी रखते हैं, ताकि इंसान को पता हो कि वो 1 स्पून ले रहा है, 2 स्पून, 3 स्पून, कितने स्पून चीनी ले रहा है। अब एक फॉर एग्जाम्पल 3 अगर कप चाय बन रही है तो उसमें मेरे ख्याल में आधा कप 1 कप उसमें चीनी डल दिए हिला हिला के, ठीक है। इसलिए चाय को बगैर शुगर के बनाएं, ताकि शुगर फिर उसकी क्वांटिटी मेजर कर सकें आपके कितनी आप ले रहे हैं, और जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वेट रिडक्शन के लिए। वेट रिडक्शन के लिए 2 से 3 चीज़ें हैं। एक तो चीनी छोड़ दें, वाइट शुगर ये छोड़ दें। दूसरा, जो बाहर का चिकन आता है पोल्ट्री का, इसको कम कर दें या ख़त्म कर दें। तीसरा, जो कुकिंग ऑयल बाहर के जो लोकल मिल रहे हैं इनको ख़त्म कर दें, या घी, इससे भी वेट बहुत बढ़ रहा है। ये सब डाइट को मॉडिफाई करना सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब डाइट मॉडिफाई कर लें फिर आप जाएं एक्सरसाइज की तरफ। जब एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, लो इम्पैक्ट से शुरू करें, मॉडरेट इम्पैक्ट पे जाएं, फिर उसके बाद हाई इम्पैक्ट। जब तक हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज नहीं होगी आपका वेट कभी भी लो नहीं होगा। अक्सर पार्क्स में मैं देखता हूँ, हम लोग देखते हैं, सब देखते हैं कि जब भी हम लोगों को वेट रिड्यूस करने के लिए देख रहे होते हैं, वॉक या फास्ट थोड़ा सा पेस वॉक कर रहे होते हैं, इससे कभी भी वेट रिड्यूस नहीं होगा। इससे आप जिस हेल्थ स्टेटस में हैं वही मेंटेन रहेगा। इस वेट को रिड्यूस करने के लिए हाई इम्पैक्ट एरोबिक्स चाहिए होती है आपको, जॉगिंग, रनिंग, ठीक है। मैं तो अक्सर पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ आप इंटरमिटेंट जॉगिंग करें। आप इंटरमिटेंट जॉगिंग ऐसे करें, आप वॉक कर रहे हैं 5 to 6 मिनट्स तक अपनी पेस वॉक जो आपका नॉर्मल पेस है उस पर रहें। उसके बाद आप जॉगिंग शुरू कर दें डायरेक्ट। जितनी देर तक आप, जैसे 30 सेकंड्स तक आप जॉगिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप 30 सेकंड्स तक जॉगिंग कीजिए, फिर आप अपनी नॉर्मल वॉक पे आ जाएं। नॉर्मल वॉक पे जब आपके रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट आपका कंट्रोल्ड हो, मैनेजेबल हो, फिर आप जॉगिंग करें 30 सेकंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स, फिर जॉगिंग करें, फिर आप अपनी नॉर्मल पेस वॉक पे आ जाएं जब थकें। फिर जब हार्ट रेट आपका जो ब्रेथ रेट है वो आपके कंट्रोल में आ जाए, फिर आप जॉगिंग करें। एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स तक आप इंटरमिटेंट जॉगिंग स्टार्ट करें। इससे आपका वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। मगर उससे पहले अपने वार्म अप लाजमी कर लें, 7 से 8 मिनट, 10 मिनट तक अपनी पेस वॉक रखें, फिर उसके बाद आप जॉगिंग या इंटरमिटेंट जॉगिंग बेस्ट टेक्निक है अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए। वेट रिड्यूस करें, इंटरमिटेंट जॉगिंग। नेक्स्ट डे अगर पेन है, मिनरल्स लें, इलेक्ट्रोलाइट्स लें, वाइटामिन्स लें। वो जॉगिंग से हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर लें अपने। मल्टीवाइटामिन, एक सर्वेक्सी, रिवाइटल मल्टी, ये लाजमी ले लें। CC1000, तीसरी कैल्शियम विटामिन डी के लिए सनी डी, विटामिन डी 5000 एप्यूल्स की, इसे शुरू करते हैं। फॉलिक एसिड शुरू कर दें, 1 टैबलेट अ डे फॉर अप टू अ मंथ। ये विटामिन सारे लें ताकि आपकी जॉगिंग या एक्टिविटी वो हिंडर ना हो, वो रुके नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं, आपको क्रैम्प्स का डेंजर बढ़ जाता है। उस क्रैम्प्स के डेंजर की वजह से या मसल फैटिक की वजह से आप नेक्स्ट डे प्रिपेयर नहीं होते एक्सरसाइज के लिए। इसलिए हफ्ता 10 दिन पहले अपने विटामिन्स और मिनरल्स को स्टार्ट कर दें। अगर हाइपरटेंसिव नहीं है तो पेडिट्रेल का एक ORS आता है, उसको 1 से 1.5 लीटर पानी में डालें, उसे यूज़ करें। 3 से 4 दिन पहले उसे शुरू करें, फिर आप अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करें, ठीक। एंड ऑफ द जॉगिंग पे 5 to 10 मिनट्स की अपनी नॉर्मल पेस वॉक करें और फिर उसको वाइंड अप करके एंड करते हैं। फ्रूट्स का इस्तेमाल रखें जॉगिंग के बाद, सेब खा लें, केला लाजमी, बिकॉज ये एनर्जी सोर्सेज हैं, ये शॉर्ट टर्म एनर्जी सोर्सेज हैं। कार्बोहाइड्रेट्स शॉर्ट टर्म एनर्जी सोर्स होते हैं,
ब्रेड जो है, सीरियल्स हैं, इस तरह के जो चीज़ें हैं, ये लॉन्ग टर्म ग्लाइसीमिक एजेंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म आपकी शुगर को या आपकी जो ग्लाइसीमिया है उसको मेंटेन करके रखते हैं, लॉन्ग टर्म एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप फ्रूट्स वगैरह लें, ठीक, नेचुरल जो स्वीटनर्स हैं उनको यूज़ करें। डाइट चेंज, फिर एक्सरसाइज पे आ गए। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे पेन मिलता है, अपने स्ट्रेचेस खुद अगर करने से नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, किसी थेरेपिस्ट को 2 से 3 दिन फॉलो कर लें, 1 से 2 दिन 3 दिन स्ट्रेचेस कराएं, अपनी एक्टिविटी ना रोकें। एटलीस्ट 4 to 5 वीक्स करने के बाद आपका वेट रिमार्केबली आपका वेट कम होगा और वो मेंटेनेंस की तरफ आएगा। जब मेंटेनेंस की तरफ आएगा फिर आप पहले डेली करें, फिर आप 3 टाइम्स अ वीक आप उसको फॉर द लाइफ टाइम आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले। अब इसका भी प्रोटोकॉल मैंने लास्ट बताया था कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए माइल्ड, मॉडरेट और हाई इंटेंसिटी। अगर माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, जो आपका पेस है उस पर आप 6 to 7 डेज अ वीक करें, ठीक। अगर जॉगिंग कर रहे हैं 5 डेज अ वीक करें। अगर हाई इम्पैक्ट एरोबिक्स कर रहे हैं 3 डेज अ वीक आपको लाजमी करना है। ये सब चीज़ें करने के बाद देखें आपकी प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होंगे, और जो जो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएं, अपने आप को अपना फिजिकल एक्टिविटी का जो स्टेटस है उसको चेंज करते जाएं। इंटरमीडिएट जॉगिंग का मैंने बताया, उससे आप लॉन्ग टर्म जॉगिंग पे आइए। जॉगिंग के बाद आप स्ट्रेंथनिंग पे चले जाएं। स्ट्रेंथनिंग के बाद फिर आप साथ योगा को भी ऐड कर लें। योगा क्या, स्ट्रेचेज हैं ये, बेसिकली योगा इज़ अनदर फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग। आप स्ट्रेचिंग्स को ऐड कर लें, ठीक। ये सब चीज़ें कलेक्टिवली टाइम टू टाइम ऐड होने लग जाएंगी, जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देगा। मैक्सिमम बेनिफिट्स के साथ आपकी हेल्थ भी मैक्सिमम रहेगी। जितने भी रिस्क हैं ओबिसिटी के बहुत ज़्यादा हैं। ओबिसिटी का सबसे बड़ा रिस्क हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर, हाई ग्लूकोज लेवल, ये बड़े बड़े रिस्क हैं। छोटे तो खैर हम काउंट ही नहीं कर रहे। इन तमाम रिस्क से बचने के लिए अपना BMI, अपना वेट, अपने मोटापे को मैनेज रखें, कंट्रोल करें। हकीम की फकीयों से या घरेलू टोटकों से कोई फ़ायदा नहीं होता। उन पर अपना पैसा और टाइम प्लीज़ मत वेस्ट करें। आप ट्राई कर लें जितना मर्जी करना है, जब तक एविडेंस बेस्ड चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे, इसी प्रॉब्लम में आप घूमते रहेंगे। मैं इस हकीम के पास चला जाऊं, इस हर्बलिस्ट के पास चला जाऊं, यहाँ चला जाऊं, वहाँ चला जाऊं, ऐसी चीज़ों से कभी भी आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं मिल। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में भी मिल जाए, मैंने तो नहीं देखे आज तक, ठीक। आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए अपने आप को एक्टिव रखना है, ठीक। एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज और उससे बेहतर अपनी डाइट को कंट्रोल करें, मेंटेन करें। अगर डाइट का समझ में नहीं आता मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको पूरा प्लान दे सकता हूँ। नहीं तो अपने करीबी जो आपके डाइटिशियन हैं उनको फॉलो करें, करीब के कोई फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको फॉलो करें, जो आपको एक्सरसाइज का प्लान बना कर दे दें, जो आपको फॉलो करें। हो सके 10 दिन 15 दिन के लिए कोई फिजियोथेरेपिस्ट हायर करें। ट्रेनर्स मैं इसलिए नहीं कहता बिकॉज ट्रेनर्स आर नॉट सर्टिफाइड हेयर, इसलिए मैं कभी भी ये रिस्क नहीं लूँगा अपने पेशेंट्स के लिए कि वो, या अपने क्लाइंट्स के लिए कि वो किसी ट्रेनर को, ऐसे ट्रेनर को जो प्रॉपर क्वालिफाइड ना हो उसको हायर करें और अपनी जो पहले की रही सही सेहत है उसको भी डैमेज करें। ये सारी चीज़ें अपनी इम्प्लीमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं आप। मैं हमेशा आपको गाइडलाइंस देने के लिए रेडी रहूँगा। थैंक यू।